सीरीज है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम डोंग चिन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड डेटा माइनर था। उसकी आंख और इंट्यूशन इतनी शार्प थी कि वो सिर्फ एक नजर में किसी भी इंसान की एज, इनवल, इनकम और वीकनेस बता सकता था। किसीनो में अपनी उस्कल यूज करते वक्त उसने एक आदमी को नोटिस किया। एक मैनुअल लेबर टाइप सिंपल शर्ट पहनी हुई थी उसने, और वो कोई रेगुलर कस्टमर भी नहीं लग रहा था। वो लगातार अपना पैसा हार रहा था। नॉर्मली लोग बस देखते रहते हैं, पर डोंग चिन ने उस स्टाफ को बोला कि उस आदमी को फ्री फूड और उस्टे दिया जाए ताकि वो थोड़ा काल्म हो जाए और गुस्से में सब पैसा ना डन कोड़ा दे। कैसीनो का यूजुअली एम होता है कि प्लेयर की पूरी जेब खाली हो जाए, लेकिन डोंग चिन की सोच अलग थी। उसका मानना था कि अगर कोई एक ही बार में सब कुछ खो देगा तो शायद ही वो दोबारा आएगा। अगर स्मार्ट मैनेजमेंट किया जाए तो वो बार बार लौट कर आएगा और कैसीनो को लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैसीनो के प्रेसिडेंट को उसकी ये बात पसंद आती है और पार्टनर्स भी एग्री होते हैं। प्रेसिडेंट तो उसमें इन्वेस्ट करने की सोचने लगता है। तभी सब देखते हैं कि वो आदमी अपनी कार बेचकर दोबारा कैश लेकर कैसीनो लौट आता है। ये देख के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और इंसान की डिजायर कभी भी खत्म नहीं होती। सिर्फ डेटा से दुनिया को पूरा समझना पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने चिन को अपना बिजनेस कार्ड दिया और डिनर पर बुलाया। उसी रात डोंग चिन की कार का शीशा किसी ने तोड़ दिया। वो पुलिस के पास गया। सीसीटीवी में देखा कि एक आदमी पहले फोन में नंबर चेक करता है और फिर उसकी कार का शीशा तोड़ देता है। मतलब किसी ने दुश्मनी में किया था। पर डोंग चिन न तो उस आदमी को पहचानता है और न ही उसे ये याद है कि उसकी किसी से फाइट भी हुई होगी। अब कार खराब हो गई थी तो वो मेट्रो से घर लौटने लगा। मेट्रो में उसने सुना कि एक आदमी जोर से म्यू जोंग चला रहा है। उसने देखा कि एक आदमी एक लड़की को हिरासा कर रहा था, उसे जबरदस्ती बाहर चलने को कह रहा था। लड़की मना कर रही थी पर वो बार बार रीजन मांग रहा था। साइड में कुछ स्टूडेंट उस सीन का वीडियो बना रहे थे। तब लड़की ने पीछे मुड़ के उसको जवाब दिया और डोंग चिन एकदम से शॉक हो गया क्योंकि वो उसे जानता था। वो म्यू जोंग थी। अब वो तुरंत ही स्कूल डीज में चला जाता है जब वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और उसने पहली बार म्यू जोंग को देखा था जो अकेली लंच करती थी और तभी से उस पर डोंग चिन का क्रश था। म्यू जोंग एक शायर टाइप की लड़की थी। स्कूल के लगभग सभी लड़कों का ध्यान उस पर था और डोंग चिन भी उसमें से एक था। वो अक्सर उसे चुपचाप देखते रहता था, लेकिन इस टाइम स्कूल में उसके बारे में अजीब अजीब से रूमर्स फैल रहे थे जिसकी वजह से वो हमेशा अलग ही रहती थी। एक रेनी डे पर म्यू जोंग के पास अम्ब्रेला नहीं था तो एक लड़का बोलता है कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है और वो उसी से अम्ब्रेला शेयर कर लेगा। वो उसके साथ घर तक आता है और जब बाहर पहुंचने लग जाता है तो वो अम्ब्रेला उसके पास ही छोड़ देता है और उससे कहता है कि एक्चुअली में वो अल्टे डायरेक्शन में रहता है। वो तो बस यहाँ पे उससे अपने दिल की बात बोलने के लिए आया था और वो गुड बाय कहकर चला जाता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद एक बिजली चमकती है और वो पिछले उस लड़के पर गिर जाती है जिससे वो मर जाता है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट आसपास में छिप छिप कर बातें करने लगते हैं जैसे उन्हें याद आ रहा हो कि पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। क्लास में लौटने के बाद सब म्यू जोंग से बचने लगते हैं। डोंग चिन ने देखा कि वो चुपके से रो रही है और स्टूडेंट भी गॉसिप करने में लगे हैं कि स्कूल के एक्सीडेंट का लिंक म्यू जोंग से है। रूमर्स बन गए हैं कि जो भी उसके क्लोज होगा वो कर्स्ड हो जाएगा, इसलिए लोग उसे विच बुलाने लगे। लेकिन डोंग चिन उसकी साइड लेता है और आर्ग्यू करता है कि सिर्फ रूमर्स पे किसी को जज करना गलत है कि वो वहाँ पे मौजूद थी या एक्सीडेंट उसके घर के पास हुआ, ये कोई सॉल्ड प्रूफ नहीं है। एक स्कूल ट्रिप पर अब डोंग चिन अपने फ्रेंड्स की फोटो ले रहा था। उसने चुपके से म्यू जोंग की भी फोटो खींच ली जब वो अकेली बक पड़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़का जो अभी अभी उससे बात करके गया था उसका एक पैर इंजर्ड हो गया और टीचर को उसे उठाकर ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ा। म्यू जोंग शॉक में खड़ी थी और पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी। बाद में जब डोंग चिन ने फोटो डेवलप की तो द म्यू जोंग का फेस पूरा डिस्ट्रेस लग रहा था। अगले दिन वो इंजर्ड लड़का स्कूल में आया और उसने सीधे म्यू जोंग को ब्लेम करने वाला लुक दिया और बाकी स्टूडेंट को भी वार्न किया कि वो उससे दूर रहें। लंच ब्रेक में जब डोंग चिन ने देखा कि जहां पर म्यू जोंग अकेली बैठी थी
वो बेंच डायरेक्ट सुन के नीचे होती थी। उसने अपनी माँ को, जो कि एक स्टोर चलाती थी, उनसे रिक्वेस्ट की और उस कॉल के लिए एक ओनिंग डोनेट करवा दी। नेक्स्ट डे उसने खुशी से देखा कि म्यो जोंग आराम से वहां पर बैठी है, लेकिन फाइनल ईयर में एक और लड़का जो उसी क्लास का था और म्यो जोंग के लिए फीलिंग्स रखता था, एक दिन उसे कंसोल कर रहा था। वो कह रहा था कि पहले जो लाइटनिंग एक्सीडेंट हुए थे वो उसकी गलती नहीं थी। वो अपने दिल की बात बोलने ही वाला था कि म्यो जोंग ने उसे रोक दिया और कहा कि मुझसे दूर रहो, और फिर भी वो लड़का उसके पीछे गया और अचानक एक हाई वोल्टेज वायर उस पर गिर गया और उसकी वो डेथ हो गई। इस अजीब इंसिडेंट ने र्यूमर्स को और भी स्ट्रांग कर दिया। अब सबको तो पता लगने ही लगा था कि म्यो जोंग एक विच है। इसका यूजुअल बेंच भी स्टूडेंट ने तोड़ फोड़ कर दिया और एक स्नोई दिन वो पीछे मुड़कर स्कूल की तरफ देखती है और हमेशा के लिए चली जाती है। डोंग चिन उस दिन क्लास में बैठा था। उसने सोचा कि बेल बुझते ही वो जाके अपने दिल की बात कह देगा, पर म्यो जोंग तो कभी वापस ही नहीं आई। कुछ सालों बाद डोंग चिन उसे दोबारा मिला और उसे लगा कि ये किस्मत का खेल है। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा और अब जब वो मेट्रो से निकली, वो एक रेजिडेंशियल एरिया तक गई जहां पर उसने देखा कि म्यो जोंग कैट्स को खाना खिला रही थी, पर उनसे कुछ बोल रही थी। उसे समझ आया कि वो अभी भी क्रस के साथ है, वो ऐसे ही जी रही है। फिर भी डोंग चिन उसके पीछे चलता रहा और उसे लगा कि जो लोग डिस्टेंड होते हैं वो चाहे कुछ भी हो एक दिन वापस मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट डे उसने सब दिदो पे हरासमेंट केस के बारे में डिटेल सर्च की। जो वीडियो स्टूडेंट्स ने अपलोड किया था उसमें क्लियर दिख रहा था कि म्यो जोंग के उतरते ही वो आदमी उसका पीछा कर रहा था और अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गया। ये देखकर डोंग चिन और ज्यादा क्यूरियस हो गया। वो अपने दोस्त किम जंग होक से मिला जो एक डिटेक्टिव था। उसने अपने डाउट्स शेयर किए। क्या पॉसिबल है कुछ लोग के साथ ऐसा क्रस हो, जैसे जिस टीम को सपोर्ट करें वो हार जाए, लाइन में लगने पर उनके टर्न तक चीज खत्म हो जाए या मशीन्स उनके यूज करते ही खराब हो जाएं। चिन होक ने उसे बस कोइंसिडेंस बताया, पर डोंग चिन के मन में ये बैठ चुका था कि शायद ये एक डेथ क्रस है। उसने सोचा अगर मैं उसका पैटर्न समझ जाऊंगा, उसके रोल्स को जान जाऊंगा, तो शायद मैं उसे तोड़कर किसी की लाइफ बचा पाऊंगा। अब कहानी म्यो जोंग के पर्सपेक्टिव में चली जाती है। वो एक ऐसी लड़की थी जो पहले बहुत चीयरफुल थी, हमेशा मुस्कान के साथ रहती, दूर थी। बचपन में एक बार जब वो इलास्टिक बैंड से खेल रही थी तो एक लड़के ने उसका रिबर बैंड काट दिया। अगले ही सेकंड वो लड़का एक सीवर ट्रेन में गिर गया और एक लड़का जो उसे पसंद करता था और उसके लिए फूल लाया था, जैसे ही उसने फूल दिया उसके तुरंत बाद एक कार एक्सीडेंट में वो मारा गया। शुरू में म्यो जोंग ने सोचा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन हाई स्कूल में उसने देखा कि चीजें और भी सीरियस होती जा रही हैं। एक सीनियर जो उसे पसंद करता था उसके साथ भी हुआ। वो लड़का कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था। खुशी से उसने अपना नोटबुक म्यो जोंग को दिया और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, पर इसी वक्त वो ग्राउंड पर गिर गया। सबको लगा कि उसे कीड़े ने काट लिया है और वो लड़का रेकुर तो हो गया, लेकिन उसने सिटी छोड़ दी और वो यूनिवर्सिटी चला गया। वो वापस उससे कभी नहीं मिला। उसके बाद र्यूमर्स और भी जल्दी फैलने लगे। सब कहने लगे कि ये सब उसके साथ बात करने की वजह से होता है। एक दिन क्लास में लड़कियां उस बारे में डिस्कस कर रही थीं कि एक लड़का बीच में बोल पड़ता है, ये बेसलेस र्यूमर्स है, और उसने म्यो जोंग के लिए एक मुल्क कार्टून भी दिया और बोला सीनियर के साथ जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी वजह से नहीं। उसके बर्थडे पर जब म्यो जोंग को उम्मीद थी कि उसके पापा उसके लिए एक गिफ्ट लाएंगे, तो उन्होंने बस उसे पैसे ही दिए और कहा कि वो अपने फ्रेंड्स को ट्रेड दे दे, उनके साथ ही क्लोज हो जाए। म्यो जोंग ने अपने पापा को टेंशन न देने के लिए उनसे झूठ बोला कि उसके बहुत से फ्रेंड्स हैं, लेकिन उस वक्त उसे लगने लगा कि क्रिस और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। और एक दिन क्लास में ये सामने आया कि 12 मेल स्टूडेंट को फूड पॉइजनिंग हो गई, पर गर्ल्स बिल्कुल सेफ थी। और अब फिर से अंगली म्यो जोंग पर उठी के ये विच है जो लड़कों को अट्रैक्ट करके क्रस करती है। उस दिन के बाद से म्यो जोंग ने अंदर ही अंदर गलतगिरी करना शुरू कर दूर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो अब लोगों से दूर रहेगी, उनसे इंटरेक्ट करना बंद कर देगी। तभी स्कूल टर्फ पर भी एक लड़का उसे ड्रनक देने के बहाने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन म्यो जोंग तुरंत खड़ी हो गई और वहां से जल्दी बना कुछ सुने। थोड़ी देर बाद वही लड़का लेग इंजरी के साथ टीचर के कंधे पर ले जाया जा रहा था। टाइम के साथ उसका क्रिस और भी बढ़ने लगा। अब आर्ट क्लास में एक लड़के की फिंगर कट हो गई। फिर एक लड़का बास्केटबॉल खेलते हुए एंकल ट्विस्ट कर बैठा। एक स्टूडेंट मेटल पोल से टकरा गया और डांस क्लास में एक और स्लिप होके इंजर्ड हो गया।
ये सब देखकर अब लड़के भी उसे अवॉइड करने लगे थे। ये सब कुछ स्कूल में फैलने लग गया था। कुछ लोग तो इतना क्रूर हो गए कि उसकी माँ की चाइल्ड बर्थ डेथ का ब्लेम भी उसी के ऊपर डालने लगे। एक लड़का जिसे म्यू जोंग पसंद थी, वो उसे कंफर्ट करने के लिए आया। उसने कहा कि ये सब एक्सीडेंट है, तुम्हारी गलती नहीं है। पर म्यू जोंग चुप रही और उसने उससे दूरी रखना शुरू कर दिया ताकि वो सेफ रहे। लेकिन वो लड़का उसके पीछे गया और थोड़ी देर बाद वो हाई वोल्टेज वायर उस पर गिर गई और वो भी मर गया। उसके बाद म्यू जोंग का विच रेपुटेशन पक्का हो गया। स्कूल उसके लिए एक हॉस्टाइल जगह बन चुकी थी। फाइनली उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया और घर में ही रहने लगी। उसके फादर को समझ ही नहीं आया कि उनकी बेटी ने अचानक से स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया। वो क्लासमेट से बात करने गए और वहाँ उन्हें उसका क्रूर निकनेम पता चला, विच। ये सुनकर वो बहुत टूट गए। जब वो स्कूल से उसकी बिलोंगिंग्स लेकर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि डोंग चिन उस बेंच से वो सारी लिखी हुई चीजें मिटा रहा था जहां पर म्यू जोंग बैठती थी। डोंग चिन ने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उसकी हेल्प करने का तरीका ढूंढूंगा। ये सुनकर उसके फादर इमोशनल हो गए और कहा कि कभी अपने वर्ड्स मत भूलना, एक दिन तुम ही मेरी बेटी को उन सब से बचाओगे। म्यू दोनी जोंग अब भी अपने कमरे में लाकर रहती थी और विश करती थी कि लोग उसे भूल जाएंगे। लेकिन र्यूमर्स पूरे गांव में फैल गए। उसके फादर अपनी बेटी को दुख में देखकर नेबर से कन्फ्रंट करते गए। वो उन्हें डांटते थे पर उनके जाते ही लोग फिर से गुस्प करना शुरू कर देते थे। कुछ तो डोंग चिन की माँ को भी वार्न करने लग गए कि अपने बेटे को उस कर्स्ड लड़की से दूर रखो। एक दिन जब उसके फादर घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि म्यू जोंग कैट्स को फेड करा रही थी। उसने अपने फादर से कैट्स के लिए फूड लाने को कहा। पहले तो उन्होंने उसे मना किया, लेकिन बाद में वो डोंग चिन की माँ की शॉप पर गए। वो शॉप मेनली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की थी, पेट फूड की नहीं। पर डोंग चिन की माँ ने संपत्ति में वो कैट फूड दे दिया जो पहले डोंग चिन ने खरीदा था। बाद में जब सीनियर स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गए तब एक लड़की जो पहले म्यू जोंग की दोस्त थी, उसने सीक्रेटली उसके दरवाजे पर एक बोके और फोटो एल्बम रख दौड़ दिया। वहीं पर डोंग चिन ये सब छपकर देख रहा था और उसका भी मन हुआ कि वो भी उसे फ्लावर्स दे। पर जैसे ही वो अप्रोच करने लगा, म्यू जोंग ने डोर खोल दिया। डोंग चिन एकदम पैनिक में आ गया और दौड़कर वहां से भाग गया। म्यू जोंग को तो लगा कि ये सब इसी ने रखा है। फिर उसके फादर ने उसे एनकरेज किया, अगर तुम एकेडमिक एग्जाम पास कर लोगी तो तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी जा पाओगी। मैं पोटैटो हार्वेस्ट के बाद ये घर और लैंड बेच दूंगा और हम सिविल शिफ्ट हो जाएंगे। वो हर र्यूमर से दौर नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर म्यू जोंग के दिल में फिर से होप जगी और फिर वो पढ़ाई में लग गई। हार्वेस्ट वाले दिन उसने देखा कि उसके फादर अकेले मेहनत कर रहे हैं। उसका दिल नहीं माना और वो भी हेल्प करने के लिए चली गई। तभी वहां पे एक सांप ने उसके एंकल पर बाइट कर लिया और वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि उसके पता बेहोश पड़े हैं। उसे समझ आ गया कि उसके पता ने तो जो उसकी जान बचाने के लिए उस जहर को सुख कर लिया है। म्यू जोंग ने हेल्प के लिए चलाया, लेकिन उसके फादर बस उसे रोक ही रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर लोग देख लेंगे तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। पर म्यू जोंग ने उन्हें एग्री करने के लिए नाटक किया और आखिरी में उसके पता उसके हाथों में ही मर गए और वो अकेली हो गई। जैसे एक्सपेक्ट किया था, सभी गांव वालों ने उसे ही ब्लेम किया कि ये वही विच है जिसने अपनी माँ को जन्म के वक्त मार दिया और अब अपने पता को भी। ये सब सुनने के बाद म्यू जोंग ने डिसाइड किया कि वो गांव हमेशा के लिए छोड़ देगी और फिर वो सिवल आ गई, जहां उसने सोचा कि वो जिंदगी भर अकेली ही रहेगी। हम डोंग चिन को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पर अपनी स्टैटिस्टिक्स की क्लास में बैठा हुआ था। फिर डोंग चिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुमने स्टैटिस्टिक्स को क्यों चूज किया। डोंग चिन बताता है कि उसकी लाइफ की एक प्रॉब्लम है जिसे वो सॉल्व करना चाहता है, उसलिए उसने स्टैटिस्टिक्स को चूज किया है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक लड़का क्लास से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और वो उससे उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम किम जंग होक बताता है। ये भी बिल्कुल म्यू जोंग की तरह ही सबसे अलग ही रहता था। क्लासमेट उसके बारे में भी बुरा ही बोलते थे। म्यू जोंग की हेल्प न कर पाने का रेग्रेट डोंग चिन के दिल में अभी भी था, इसलिए उसने जंग होक के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। शुरू में जंग होक उसे अवॉइड करता था, पर डोंग चिन बार बार उससे बात करने की कोशिश करता था और धीरे धीरे उसकी हिम्मत देखकर जंग होक भी मान गया और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। समर वेकेशन में जब डोंग चिन अपने गांव वापस गया तो उसे म्यू जोंग की एक पुरानी फोटो मिली। उसकी माँ ने बताया कि लॉन्ड्री शॉप वाले का बेटा हॉस्पिटल में है क्योंकि उसे एक जंगली सूअर ने अटैक किया था। ये बात सुनकर लोग
दोन और स्ट्रांगली ये मान गए कि म्यो जोंग बेडलक और विच है। डोंगचिन को गुस्सा आया और उसने स्टेटसर्क्स के डेटा से अपनी माँ को समझाया कि एक्सीडेंट और डेथ आम चीजें हैं और म्यो जोंग को ब्लेम करना गलत है। फिर वो उसके घर जाता है, लेकिन वो घर खाली था और फार सेल का वहां पर बोर्ड लगा था। उसने एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाई थी जिसमें वो साबित करना चाहता था कि म्यो जोंग कोई विच नहीं है, लेकिन जब तक वो गया तब तक देर हो चुकी थी। अब कॉलेज प्रोफेसर ने उसकी मेहनत की तारीफ तो की, पर उसकी रिपोर्ट में उसने कुछ इनकरेक्ट चीजें भी बताई। प्रोफेसर ने कहा कि डोंगचिन ने बाइसर्ट डेटा बनाया है जो कि सिर्फ उसके बिलीफ को सपोर्ट करता है। उसने एक डिटेल लिस्ट दी जिसमें डोंगचिन ने दोबारा सर्च किया। दोबारा एनालाइज करने पर डोंगचिन ने एक शॉकिंग कंक्लूजन निकाला। सब एक्सीडेंट्स और मिसफॉर्चून्स का एक ही कॉमन फैक्टर था, म्यो जोंग। मतलब सच में उस पर कोई कर्ज था। अब ग्रेजुएशन के बाद जंग वन होक एक डिटेक्टिव बन गया और डोंगचिन एक एक्सीलेंट डेटा माइनर। फिर एक दिन डोंगचिन को उसकी माँ का फोन आता है। वो उसे कहती हैं कि वो बहुत बीमार हैं। वो हॉस्पिटल जाना चाहती थी, तो डोंगचिन अपनी माँ को समझाता है और वो तुरंत आकर उन्हें सेउल में एक बड़े हॉस्पिटल ले जाता है। पर अब उसे पता था कि उनके दिन गिनती के बच्चे हैं। उसकी माँ ने अपनी आखिरी ख्वाहिशें उसे बताई कि वो फूलों से सजे हुए और खूबसूरत लगते हुए अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका फाइनल फेयरवेल डिग्निटी के साथ हो। उन्होंने डोंगचिन को कहा कि फैमिली का स्टोर और घर वो बेच दे। फिर उसकी माँ ने उसे एक राज बताया जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था कि म्यो जोंग को गांव से निकालने में उनका भी हाथ था। जब उन्होंने डोंगचिन के डिस्क पर म्यो जोंग की फोटो देखी थी तो उन्हें डर था कि उनका बेटा भी उस कर्ज का शिकार न हो जाए। रूमर्स के चलते उन्होंने टफ डिसीजन लिया, लेकिन जब उन्होंने म्यो जोंग को अकेले बस का वेट करते देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसे बस स्टेशन तक छोड़ने के अलावा उसका घर भी खरीद लिया ताकि फाइनेंशियली उसकी हेल्प हो सके। उसकी माँ हमेशा अपने किए पर गलती रहे और म्यो जोंग से वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला। उन्हें याद था कि डोंगचिन हमेशा कहता था कि म्यो जोंग विच नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर कभी वो उससे मिले तो वो उसकी तरफ से उससे माफी जरूर मांग ले। अब अपनी माँ के लिए एक ब्यूटीफुल फ्यूनरल अरेंज करने के बाद जब डोंगचिन उनकी चीजें अरेंज कर रहा था तो उसे अपने एस्टेट्सरेक्स वाले रिपोर्ट्स और नोटबुक मिले जो उसने म्यो जोंग के लिए बनाए थे। माँ ने उन्हें संभाल कर रखा था और सीक्रेटली पढ़ा भी था। वो उसे ज्यादा समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के कंक्लूजन पर विश्वास किया कि म्यो जोंग इनोसेंट है। फिर जब डोंगचिन दोबारा म्यो जोंग से मिला तो इस दोनों ने दूर से ही उसे देखा और अपने आप से वादा किया कि वो उसके कर्ज को तोड़ने का तरीका जरूर ढूंढेगा। दूसरी तरफ म्यो जोंग अब एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वो सिर्फ रात को ही बाहर आती थी जब सब सो रहे होते थे और वो पैसे कमाने के लिए अपनी एक दोस्त के लिए ट्रेवल प्रोग्राम्स ट्रांसलेट करती थी। उसकी एक ही दोस्त थी हेव योनसिल जो कभी कभी उससे मिलने आती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। वो उससे फोन पर बातें करती है। वो उसे बताती है कि उसने ट्रांसलेशन के दौरान एक छोटी सी ऑस्ट्रियन टाउन देखी थी जो ऑलमोस्ट खाली होती है। उसने सपना देखा है कि एक दिन वो भी वहां पर जाकर फ्री होकर सड़कों पर चल सकेगी जैसे आम लोग करते हैं। उधर डोंगचिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यो जोंग के कर्ज का राज जरूर खोलेगा। अपने पार्टनर की रिक्वेस्ट इग्नोर करके उसने अपनी कंपनी की जॉब छोड़ दी और इस एरिया में शिफ्ट हो गया जहां पर म्यो जोंग रहती थी। उसने तो उसके सामने वाले अपार्टमेंट में घर रेंट लेने की कोशिश की ताकि वो उसकी लाइफ और मोमेंट्स क्लोजली देख सके। पर डोंगचिन जिस अपार्टमेंट को लेना चाहता था वो ऑलरेडी किसी और के पास रेंटेड था। रियल एस्टेट एजेंट ने करंट टेनेंट से रिक्वेस्ट की कि कम से कम डोंगचिन को एक बार रूम देखने तो दे ताकि वो एंगल और पोजीशन समझ सके, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया और ऑप्शन नहीं था तो डोंगचिन ने नीचे वाले फ्लोर पर एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वो बार बार उस कन्वीनियंस स्टोर पर जाता था जहां वो टेनेंट काम करता था और हेल्प ऑफर करता था। धीरे धीरे वो टेनेंट उसकी प्रस्टनेस से पिघल गया और उसे अपार्टमेंट दिखाने की परमिशन दे दी। तभी डोंगचिन ने एक डील ऑफर की। वो 3 मंथ इसका रेंट एडवांस देगा और मोंग का पूरा खर्चा भी कवर करेगा, बस टेनेंट उसके साथ अपार्टमेंट स्वाइप कर ले। टेनेंट मान गया और फाइनली डोंगचिन उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया जो सीधा म्यो जोंग के दोनों सामने था। उसी दिन पुलिस का कॉल आया। उन्होंने पता लगाया कि उसकी गाड़ी किसने डैमेज की थी। इस आदमी का नाम था जंगो जो एक छोटी पेपर कप फैक्ट्री चलाता था। पूर मैनेजमेंट और बेनक पॉलिसीज की वजह से उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी और उसे तोड़ दिया गया था। उसे और दुख से भरे जंगो ने बिनक में हंगामा भी किया था
वहां पर एक एम्प्लॉय ने उसे बताया कि जिस सिस्टम ने उसका लोन रिजेक्ट किया था वो डोंग चिन की कंपनी ने बनाया था और उसका फोटो भी वेबसाइट पर था। तब से वो डोंग चिन से बदला लेना चाहता था। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद डोंग चिन ने पूछा कि स्ट्रेट लाइट रिपेयर के लिए किससे कांटेक्ट करें। उसने देखा था कि एली के एंट्रेंस पर लाइट बार बार ब्लंक करती है, जो कि मियो जोंग के लिए डेंजरस हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वो घर लौटकर गाड़ी से उतरा, जंगू ने उस पर अटैक कर दिया। डोंग चिन ने समझ लिया कि वो गुस्से में क्यों है, उसलिए उसने फाइट बैक नहीं किया, बस उस द्वन के अटैक्स को बियर करता रहा जब तक वो काल्म नहीं हो गया। फिर उसने सुना कि जंगू का पेट भूख से गड़गड़ कर रहा था। उसने उसे डिनर खुलाने की भी ऑफर की और उसे समझाया कि उसका काम सिर्फ डेटा कैलकुलेट करने का होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन डायरेक्टली किसी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। जंगू ने अपना दर्द शेयर किया। फैक्ट्री के बंद होने से उसके एम्प्लॉइज की जिंदगी बिखर गई थी। उसके बच्चों को रिलेटिव्स के पास भेजना पड़ा। उसकी वाइफ बाथ हाउस में काम करती थी और वो खुद होमलेस हो गया था। वो बस डोंग चिन के खिलाफ गुस्से की वजह से जी रहा था, लेकिन उसे भी मालूम था कि असल में फॉल्ट एनालिस्ट का नहीं था। डोंग चिन को उसके ऊपर दिया आई। उसने अपने कंक्शन से कैसीनो प्रेसिडेंट से बात करके उसके लिए एक टेम्परेरी जॉब अरेंज कर दी ताकि वो अपनी लाइफ को दोबारा स्टेबल कर सके। इस रात मियो जोंग हमेशा की तरह स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने के लिए नीचे आई। उसने देखा कि फिल्करंग लाइट अब फोकस हो चुकी है। धीरे से उसने कैट्स को कहा, तुम भी इंसानों से बचते हो, सिर्फ तब दिखते हो जब मुझे देखते हो, जैसे मैं भी एक विच हूँ, दुनिया से छिपकर जीती हूँ। ये सब दीवार के पीछे खड़ा डोंग चिन सुन रहा था। उसका दिल म्यूजोंग के लिए पिघल गया। उसके लिए तो बस वो एक प्रिंसेस जैसी लग रही थी जो कि एक कैसल में बंद हो गई थी। उसकी लाइफ पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। अब उसने अपने आप से ये कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर उसके कर्ज को तोड़ने का रास्ता ढूंढेगा। अगले दिन डोंग चिन अपने पुराने गांव में गया। वहां पर वो अपने स्कूल में गया और उसने अपने एक दोस्त से सभी दोस्तों से मिलने के लिए कहा। उसके दोस्त ने पूछा कि तुम सभी को क्यों बुलाना चाहते हो। उसने कहा कि वो तो मैं सबको बाद में ही बताऊंगा। फिर उसने स्कूल के आर्काइव्स रूम में जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि शायद उसे वहां से उस कर्ज का कोई राज मिल सके। अभी स्कूल जाने से पहले डोंग दो चिन अपने पुराने घर की केजोंकीज लेने विलेज चीफ के पास जाता है। बातों बातों में चीफ ने कहा कि अगर वो वापस आने का प्लान नहीं कर रहा है तो घर बेच देना बेटर होगा, क्योंकि उस एरिया में रिजॉर्ट बन रहा है और प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो डोंग चिन ने पूछा कि रिसेंटली कोई अजीब घटना हुई है क्या विलेज में। चीफ ने बोला कि मियो जोंग के जाने के बाद कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ, सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था। एक लॉन्ड्रोमेट ओनर का बेटा एक जंगली सुअर के अटैक से इंजर्ड हो गया था। डोंग चिन उससे मिलता है और उसे पता चलता है कि वो उनका पुराना क्लासमेट ही है। उसने बताया कि मियो जोंग के फादर के एक्सीडेंट के बाद उसने मियो जोंग को ब्रेड देकर कंफर्ट किया था, क्योंकि उसे मियो जोंग से प्यार था, पर उसने अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं की। एक दिन जब वो जा रहा था तब उसे एक सुअर ने कॉर्नर कर दिया और वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। उसके बाद डोंग चिन ने अपने पुराने क्लासमेट्स को बुलाया और भी इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने पता लगाया कि एक और स्टूडेंट मियो जोंग को स्वेट्स देने के बाद बाइक एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था और फिर उसने स्कूल चेंज कर दिया। डोंग चिन ने अपने एक कॉलीग से उस स्टूडेंट के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला और दूसरे क्लासमेट से भी डेटा इकट्ठा करने को कहा ताकि सब इंसिडेंट्स को मियो जोंग से कनेक्ट कर सके। और फिर वो आर्काइव्स में गया और स्कूल के रिकॉर्ड्स की फोटो खींची जहां पर मियो जोंग पढ़ती थी। रात को उसने सब डेटा एनालाइज किया और एक टेबल बनाई। उससे पता चला कि मियो जोंग के स्कूल के टाइम में एक्सीडेंट और डेथ अनयूजुअली ज्यादा हुए थे और हर एक केस डायरेक्टली उससे कनेक्टेड था। ये प्रूफ था कि मियो जोंग पर क्रश है। डोंग चिन ने इंजर्ड क्लासमेट की लिस्ट बनाई और डिसाइड किया कि उन्हें पर्सनली मिलकर डिटेल समझे। उसने ऑब्जर्व किया कि सब इंजरी एक 10 मीटर रेडियस के अंदर ही हुई थी। जब लोग मियो जोंग के दो पास थे, उसने कुछ क्लियर पैटर्न्स नोट किए, जैसे कि उसके साथ सेम जगह पर होना, उससे बात करना, उसके साथ क्लोज होना और अपनी फीलिंग्स कन्फ्यूज करना। ये सब कंडीशंस अगर कंप्लीट हो जाएं तो डेथ का रिस्क हाई हो जाता है। इंजरीज बना कन्फ्यूजन के भी होती थी, पर कन्फ्यूजन करने से डेंजर और बढ़ जाता था। जैसे ही डोंग चिन ने ये कंक्लूजन निकाला, उसकी पुरानी क्लास में डाइवन उससे मिलने आ गई। फिर डाइवन ने डोंग चिन को कन्फ्यूज किया कि उसने ही मियो जोंग के बारे में र्यूमर्स फैलाई थी कि वो एक विच है।
उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो एक सीनियर से जेलस थी जो म्यो जोंग को पसंद करता था। डाइवन ने डोंग चिन से रिक्वेस्ट की कि वो म्यो जोंग तक उसकी सूरी का मैसेज पहुंचा दे। उसने ये भी बताया कि वो सीनियर उसके साथ ही यूनिवर्सिटी में था और डोंग चिन को सजेस्ट किया कि म्यो जोंग के कॉलेज ईयर्स की भी इन्वेस्टिगेशन करे। नेक्स्ट डे डोंग चिन ने उस सीनियर को ढूंढा। उसने बताया कि म्यो जोंग दुन रिचांग कॉलेज छोड़कर चली गई थी। उसने एक और बात बताई कि एक मूवी थिएटर के टिकट सेलर को भी म्यो जोंग के करस से लगभग मरना ही पड़ गया था। ये सुनकर डोंग चिन उस टिकट सेलर के पास गया। उसने बताया कि म्यो जोंग रात देर तक सिनेमा आती थी जब हॉल खाली होता था। उसे बार बार देखकर वो उससे प्यार कर बैठा था और फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने गया था। डोंग चिन हैरान हुआ कि वो अभी जिंदा है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके नेम टैग पर नक नेम लिखा था। टिकट सेलर ने बताया कि वो अपना रियल नाम यूज नहीं करता, सिर्फ नुक नेम से ही जाना जाता है। उसका मतलब है कि म्यो जोंग उसका असली नाम कभी जानती ही नहीं थी। यहाँ से डोंग चिन को एक नया पैटर्न समझ आता है कि अगर म्यो जोंग किसी का असली नाम जानती हो तो डेथ होने का रसक ज्यादा होता है। फिर डोंग चिन ने टेस्ट करने के लिए अपने घर की विंडो से म्यो जोंग के घर तक डिस्टेंस मेजर किया। उसने कैलकुलेट किया कि वो कितनी दूर तक सेफ रह जूझ सकता है। अब टीप मेजर के साथ उसने एक मेजरमेंट ली और इसी वक्त म्यो जोंग बालकोनी में काफी पैती हुई नजर आई। डोंग चिन ने जल्दी से टीप खींच लिया पर अगले ही पल में टेप सडनली रिट्रैक्ट हुआ और डोंग चिन थोड़ा इंजर्ड हो गया। ये कंफर्म हो गया कि 10 मीटर का रेडियस ही म्यो जोंग का डेंजर जोन है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में म्यो जोंग अपने छोटे से गार्डन में घास खींच रही थी। तभी उनकी आंटी जो उसकी लैंड लॉर्ड भी हैं, वो वहां पर आती हैं। उन्होंने म्यो जोंग की ब्यूटी और यूथ की तारीफ की और बोला कि उसे घर में बंद होकर अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर आंटी ने म्यो जोंग को एक लड़के का आइडिया दिया। म्यो जोंग अपने क्रश की वजह से कुछ समझ नहीं पाई और आंटी को सिचुएशन समझा भी नहीं पाई। तभी योन सिल वहां पे आ गई और अपनी आंटी को समझा करके म्यो जोंग को अकेला छोड़ने को बोला। उसके बाद योन सिल को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई उसका वेट कर रहा है एक नियर बाई कैफे में। वहां देन पर डोंग चिन उसका इंतजार कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चला कि योन सिल ही पिछले 9 साल में म्यो जोंग की एकमात्र क्लोज फ्रेंड थी। वहां बैठकर डोंग चिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की सारी फाइंडिंग्स योन सिल के साथ शेयर की। डोंग चिन ने अपनी फाइंडिंग्स और क्रश के पैटर्न्स भी उसको बताए और उससे हेल्प मांगी ताकि वो म्यो जोंग की लाइफ नॉर्मल बनने का रास्ता ढूंढ सके। ये सुनकर योन सिल ने डिसाइड किया कि वो म्यो जोंग के पास्ट के बारे में और शेयर करेगी और उसने सब कुछ बताना शुरू किया कि वो दोनों कॉलेज में मिले थे। योन सिल ने नोट्स किया था कि म्यो जोंग हमेशा ब्लैक कपड़े पहनती थी और अकेली रहती थी, फिर भी सब लड़के उसमें इंटरेस्टेड रहते थे। एक लड़का बार बार उसे मूवी के लिए इनवाइट करता रहता था। एक दिन जब उसने फोर्स किया तो वो सीढ़ी पे से गिर गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर भी वो स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग अटेंड करने आया। उसके क्लासमेट कहने लगे कि वो लड़का म्यूज द जोंग को पसंद करता है और उसके करीब जाता है, तो उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। जैसे जैसे स्कूल में र्यूमर्स थे वैसे ही कॉलेज में भी लोग कहने लग गए कि म्यो जोंग एक विच है। और सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम के दिन म्यो जोंग ने अपना पेपर सबमिट करके जल्दी निकलना चाहा। तभी प्रोफेसर ने उसके पेपर पर आई लो यो लिख दिया और अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी। अब म्यो जोंग डर गई और तुरंत वहां से भाग गई। उसने एम्बुलेंस भी बुलाई क्योंकि उसे लगा कि प्रोफेसर के साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी कॉल को प्रैंक समझ लिया। बाद में जब योन सिल ने उसे मिलने की कोशिश की तभी उन्होंने देखा कि प्रोफेसर विंडो से म्यो जोंग को देख रहा है और अचानक एक ब्रिक निकल गया और प्रोफेसर बिल्डिंग से गिर कर मर गया। उस इंसिडेंट के बाद म्यो जोंग ने कॉलेज छोड़ दिया और फिर योन सिल ने उसे ढूंढा तो म्यो जोंग एक अकेले रिमोट हाउस में रह रही थी। तब योन सिल ने उसकी हेल्प करनी चाहिए तो म्यो जोंग ने दोन मना कर दिया और बोला कि उसे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए। तभी योन सिल को समझ आया कि उसकी फीलिंग्स म्यो जोंग के लिए सिर्फ दोस्ती या कंपेशन नहीं है, बल्कि एक गहरा जज्बाती ताल्लुक डीप इमोशनल कनेक्शन है। अब चलते वक्त योन सेल ने न्यू चंग को अपना फोन नंबर दिया और कुछ महीने बाद न्यू चंग ने कॉल करके बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसने आरजी कयाम टेम्परेरी उस्टे के लिए योन सेल से मदद मांगी। फिर अगले दिन योन सेल ने उसे यूनिवर्सिटी में मुंतखब होने वाला बुजुर्ग उन्हें बचपन से जानता था और यहाँ तक कि चर्च भी सिर्फ उनसे मिलने जाता था। एक दिन उसने उसे दवाई लेते हुए देखा और बुजुर्ग को डर था कि मंग उसका राज सबके सामने जाहिर कर देगी। उसके बाद उसने उससे ग्रेज करना शुरू कर दिया।
ग्रेजुएशन के दिन उसने अपने नोट मिचोंग को दे दिए, लेकिन एक कीड़े ने उसे काटा और उसके दोस्त उसे ले गए। बाद में और जब वो दोबारा मिले तो सुनिया ने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आमादा किया। वो नोटों का शुक्रिया, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। उसके बाद मिचोंग ने उसके लिए अपने जज्बात को तुर्क कर दिया। डोंगजंग ने हान के फोन पर उसकी कहानी सुनी और सोचा कि लेनत के उसूल मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो फौरा घर आया और बुजुर्ग की पुरानी नोटबुक खोली जिसे मी जोंग गोंग ने पहले फेंक दिया था। आखिरी सफ़े पर उसे कुछ अहमियत मिली और वो बुजुर्ग के पास गया। सीनिया ने एतराफ किया कि यह वाकया झूठ था। दरअसल वो मरकी की वजह से बेहोश हो गया और न्यूचांग ने अपना राज छिपाया। उन्होंने यही बात अफवाहों के स्कूल और कॉलेज ऑफ मिचांग के अगेंस्ट डाइन में हैरान कुन अंदाज में फैलाई थी, ताकि वो अपनी गर्ल फ्रेंड की जेल से बच सकें और उसका राज किसी के सामने जाहिर न किया जाए। डोंगचंग ने उसे नोटबुक का वो सफा दिखाया जिसमें बुजुर्ग ने मेचांग के लिए अपने जज्बात लिखे थे। बुजुर्ग ने एतराफ किया कि वो मिचोंग को पसंद करता था। डोंगचंग नाराज था कि सीनियर तमाम कवानीन तोड़ने के बावजूद महफूज था, क्योंकि मिचांग वाकई उससे प्यार करता था और उसने उस वक्त उसकी इज्जत बचाने के बजाय उसे बदनाम किया। अब घर वापस आते हुए डोंगजंग अपनी तफ्तीशी दीवार पर अपनी तस्वीर चस्पा करता है जिसमें मैचिंग का ताकब लिखा हुआ था। अब उसे एहसास होता है कि सिर्फ वही लोग महफूज हैं जिन्हें मिचोंग जिनोली पसंद करता है। डोंगचंग अब हर चीज को खतरे में डालती है। उसका वाहिद मकसद मिचोंग के दिल में अपने जज्बात को जानना है। उसके लिए फोक अपने जिस्म को मजबूत और प्रशिश बनाने के लिए कई दिनों तक अपनी तरबियत और वर्जिश करता है। इसके बाद वो अपना बैग पैक करता है और नीचे की इमारत तक पहुंच जाता है। वो दरवाजे की गोली बजाता है और डिलीवरी मैन के तौर पर बाहर आता है। इस वक्त वो इंकिशाफ करता है कि पहले से ही वो सिर्फ उसे देखने के लिए डिलीवरी मैन के तौर पर काम करता था, यानी उन्होंने बौलवास्ता तौर पर अपने जज्बात को वाज़ेह किया। लेकिन अब उसने बराह रास्त एतराफ नहीं किया। जियांग घबरा जाता है और उसे रोकने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि लेंथ की वजह से उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन डोंग जंगली जुमलों को गनता है और कहता है कि उसके पास एक अहम बात है कि वो सही वक्त पर बात करेगा, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। वो मैचोंग को यकीन दिलाता है कि लेंथ आपकी गलती नहीं है। आपको अपने आप को मोरिद इल्जाम ठहराना बंद करना चाहिए। आपको खुश रहना चाहिए। जाने से पहले को वो उसके हाई स्कूल के हम जमात की तरफ से उसके दरवाजे पर एक तहफा रखता है और फिर एक सूट केस निकाल कर चला जाता है। इस बार डोंगचंग सिर्फ 10 मिनट से भी कम वक्त के लिए उसके साथ रहा, लेकिन उसने एक कायदा तोड़ा। उसने उससे 10 सेकंड से ज्यादा बात की। वो बड़ी बड़ी वजूहात से हादिसात से बचते हुए चला जा रहा है। अचानक एक ट्रक उसे खींचता है। अब हम देखते हैं कि डोंगचंग ने मेचिंग को जो तहफा दिया था उसमें एक फ्लैश ड्राइव थी। उस फ्लैश ड्राइव में मेजंग के बचपन के घर की दून तस्वीर और दाइवन की वीडियो माफी थी। ये माफी सुनकर वो तमाम जज्बात सामने आते हैं जो मेचोंग ने बरसों से दबा रखे हैं और उसे थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। कुछ दिनों के बाद यूनान ने सर चियाक से राबता किया, क्योंकि उसने 15 दिनों से डोंगजंग के बारे में नहीं सुना था। जानहाक के सरद रवैये की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो डोंगजंग का सबसे अच्छा दोस्त था। ताहम उसने उसकी गैर मौजूदगी पर तवज्जो नहीं दी। हकीकत यह थी कि जानहाक को डोंगजंग का एक अजीब टेक्स्ट मिला था, लेकिन उसने फोन का जवाब नहीं दिया। तफ्तीश शुरू करते हुए जानहो को मालूम होता है कि डोंगजंग ने अपनी मुलाजिमत से इस्ताफी दे दिया था और अपने नए पते पर कुछ सामान का ऑर्डर दिया था। इस सुराग के बाद वो डोंगजंग के अपार्टमेंट पहुंचा और लैंडलॉर्ड की मदद से कमरा खोला। कमरा साफ सुथरा था, तो उसने गैर मामूली निशानात के साथ एक बुक शेल्फ की तरफ देखा। इसी वक्त एक फोन टूटा और उसने देखा कि डोंगजंग का मोबाइल अभी भी चार्जर में था। शानुक ने महसूस किया कि बुक शेल्फ पर सिर्फ सेल्फ हेल्प किताबें थीं, जो डोंगजिन आमतौर पर कभी नहीं पढ़ते, और तमाम किताबों का तर्जुमा पारट मिचांग ने किया था। उसके बाद चेक ने योनसिल से पूछा कि वो डोंगचंग को कैसे जानती है और उससे उन किताबों के बारे में पूछा। तब म्यूचोंग का नाम आते ही योनसिल उलझन में पड़ गई। उसने उसे बराह रासत लानत के बारे में नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उससे पूछा, तुम जादूगरों पर यकीन रखते हो? फिर चांगोक ने उसे डोंगचंग का बेडरूम दिखाया। उसने देखा कि सोने के कमरे की खिड़की के शीशे को एक तरफा आईने से तब्दील कर दिया गया है, जैसे पुलिस के पूछगिछ के कमरों में। जब लाइट्स बंद हुए तो अंदर से एक पैगाम आया, आप पर चमक उठाएं। फिर मैंने कंप्यूटर चेक किया और द डोंगजंग का ब्लॉग पाया, जिसमें सिर्फ 2 पोस्टर्स थीं और उनके टाइम स्टेप्स उसके भेजे गए पैगामात से मेल खाते थे। फिर इंसिल ने माउस उठाया
और ब्लॉग में दी गई फ्रेश वद कलियोज प्लस विंडो से लॉग इन करने की कोशिश की। पासवर्ड स्टूडेंट ID नंबर निकला और उन्होंने रिसाई हासिल की। उसमें तजर्बात के तमाम एदाद व शुमार और रिकॉर्ड मौजूद थे। जैसे ही कोड़ा खोला गया वो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ये नुकसान से मुतालिक हिफाजती देखभाल से भरा हुआ था। अब उसे एहसास हुआ कि मी जोंग की वजह से सिर्फ चंद महीनों में डोंगजंग को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। मैंने चौंस लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी में डोंगजंग ने दोस्त बनाकर उसकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी डाली। तब उसने देखा था कि जब डोंगजंग को तस्दीक हुई कि यह दस्तावेज हकीकी है तो वो रो पड़ा था। उसने सोचा कि डोंगचंग हार मान लेगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। डोंगजंग के डेटा को देखकर चो को एहसास हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त न सिर्फ म्यूजंग को बचाना चाहता था, बल्कि उसे बिचाना भी चाहता था। अब्स के तमाम उसूलों को समझने के बाद उस गलती का सबसे बड़ा खौफ ये था कि एंसिल को उसके जज्बात की वजह से तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अगवा के बारीक मुतगीरात के बाद जंग योक ने ओंसिल से कुछ वक्त मांगा कि वो उसे फितरी तौर पर उससे मोहब्बत करने का मौके दे। ये सुनकर ओंसिल खुश और पुरजोश दोनों थी। उसने नर्सिस के नाम से उसका नंबर फोन में महफूज किया और फिर उसे कॉल किया। माफ करना कि डोंगचंग की ताजा कार्यों की जरूरत है, लेकिन असल वजह जीन के एहसास को समझना था। फिर जानूक ने बलवास्ता तौर पर समझा और बात करते हुए कहा कि मोहब्बत अक्सर एक ही वक्त में दोनों तरफ से शुरू नहीं होती है, इसलिए उसे उस वक्त तक इंतजार करना पड़ता है जब तक उसका दिल तैयार न हो जाए। लेकिन जैसे ही वो बस से उतरा, हंसील वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने उससे बुराह रास्त उसके जज्बात के बारे में पूछा। जीन थोड़ा सा हिफजान सेहतमंद हो गया, क्योंकि वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार उसने एतराफ किया कि उसने पहले कभी ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे, लिहाजा उसे यकीन नहीं है कि ये मोहब्बत है या नहीं, और रब यूं ताखीर करने के काबिल नहीं था। बने इसलिए उसने अपने दिल को खतरे में डाल दिया और बराह रास्त उसे अपने जज्बात से आगाह किया और बस में सवार हो गई। उसी दौरान मीचिंग अपने ख्वाबों के शहर में पहुंच गई थी, जहां उसे मालूम था कि डोंगचंग मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि डोंगजंग वहां आता है। वो दोनों शहरों के बारे में बात करता है। डोंगजंग उसे बताता है कि ये उसके आबाई शहर जैसा ही है। हाचोंग ने अपने पुराने घर की देखभाल करने पर उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि तस्वीर में मौजूद सब कुछ वही था जो वो छोड़ चुकी थी। डोंगचंग ने कहा कि ये सब दरअसल उसकी मां ने किया था। उसे घबराहट महसूस हो रही थी। न्यूजंग को शहर से बाहर निकालने के लिए उसने डोंगचंग से माफी मांगने को कहा। मुआफ करने के लिए कुछ नहीं था, न्यूजंग ने कहा। वो जानती थी कि उसकी मां एक अच्छी शख्सियत है। मुचनंग ने उसे दोबारा जिंदा करने के लिए डोंगयंग का शुक्रिया अदा किया। तब डोंगचंग ने महसूस किया कि वो पहले ही 10 मिनट से ज्यादा के दर्द लिए साथ रह चुका था और 10 सेंट से तजावुज कर चुका था। अब उसने सब कुछ खतरे में डाल दिया और अपने दिल के जज्बात का इजहार किया। वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने जज्बात का इजहार कर चुके हैं। और फिर सियाह बादल और बिजली चमकती है, उससे तनाव पैदा होता है। लेकिन डोंगचंग उसे बताता है कि ये सिर्फ उसके अपने एहसासात हैं। अगर वो वापस नहीं आ सकता है तो ये उसकी गलती नहीं है। डोंगचंग वहां से जाने ही वाली थी कि मिचोंग ने उसे रोक दिया। वो उसे बताती है कि अपने सफर के दौरान वो उसके बारे में सोचती रही और उसके जमा करदा डेटा का दोबारा मुतालहा किया। उसने एक बड़ी बात देखी। वो तमाम लोग जिन्होंने उसके साथ अपने जज्बात का इजहार किया, वो उससे दूर होने पर हादिसात का शिकार हो गए। जब तक वो वहां थे कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर डोंगजंग समझ गया कि ये हतमी मुतगय्यर है। अब म्यूचोंग ने उसे जज्बात से कहा कि उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उस वजह से यहाँ तक आई है कि उसे अपनी मोहब्बत का एतराफ करना है। अब तमाम बादल साफ हो गए हैं और शहर की खूबसूरती जाहिर हो गई है। डोंगचंग वहां आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंसिल ने चोक से मोहब्बत का इजहार किया था और वो बस में सवार हुई थी। फिर जानहो को डोंगजंग की तरफ से हतमी मुतगय्यर के बारे में एक पैगाम मिलता है। उसने फौरी तौर पर ओंसिल को फोन किया और उसे बस से उतरने और अपने पास आने को कहा। जब तसल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अपनी जान लेकर उसके पीछे दौड़ रहा था। उसने ड्राइवर को बस रोकने को कहा और नीचे उतर गया और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगे। शोक ने उससे कहा कि वो मुझे कभी न छोड़े और मुस्कुराते हुए ओंसिल ने वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। यहाँ डोंगचंग और न्यूचोंग भी शहर के अंदर चलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे।
और ये सिलसिला यहीं खत्म होता है जहां दोनों जोड़े अपने शिराकत दारों के साथ हों। तरह दोस्तों, जो आपको तबसरा करके हमें ये बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसे पसंद आई। मुझे वीडियो पसंद है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना और अगली मूवी का नाम लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।